हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन को हम किस तरह से आप तक पहुंचाएंगे, मतलब किस तरह से करंट अफेयर कवर करेंगे हम, आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा वीकली सेक्शन, जिसमें फिर से 3 सेक्शन होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वीकली ही अटेम्प्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा मंथली, जिसमें 4 तरह की पीडीएफ्स होंगी, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। और इसी तरह से आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दे रहे हैं, ताकि अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको उस टॉपिक की पीडीएफ में मिल जाएगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो हम 3 सेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जो सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के ही होंगे, लेकिन उसमें एक डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज। लेकिन ये क्विज जो होगा वो आप मंथली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे, और जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो यहां से बन सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कोई अलग अलग प्राइस नहीं आपने पे करना, सिर्फ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, करियर्स क्लाउड को लिंक दिया हुआ है, और लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है, और इसके ऊपर हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर और इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं, आपका डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 17 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी के अभी, और वीडियो को शेयर करेंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन से बैंक को एसोचैम अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब कोविड था तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की गति बढ़ी, और उसको एसोचैम की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है बेस्ट फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस का। एसोचैम क्या है? एसोचैम है एसोसिएटेड चैम्बर, याद रखना है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये जो है वो गांव के लोगों को, क्योंकि ये जो अवार्ड मिला है ये ग्रामीण बैंक की कैटेगरी में मिला है, मतलब रूरल बैंक के कैटेगरी में मिला है, और ये मिला है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो मैं बता रहा था कि ये गांव के लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि आपको पता है कि गांव के जो लोग हैं उसमें लिटरेसी लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन समझदार बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण जो है वो उनको समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं, और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है उनको इनकरेज किया गया, और उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ी हैं। तो अब देख सकते हो एसोचैम की तरफ से अवार्ड दिया गया, जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिला, लेकिन ये अवार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी के अंदर जो है वो उनको दिया गया है, और ये डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मिला है। और इन्होंने 40 गांवों को कर्नाटका के जो है वो 100% डिजिटल विलेज बना दिया, जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का एक अलग सा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इन्होंने बनाया। और आप एसोचैम के बारे में याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर से बता देता हूं, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको 1920 में जो है वो बनाया गया, और साथ ही साथ जो है वो आपने याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट जो है वो विनीत अग्रवाल हैं। कौन है? विनीत अग्रवाल। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में भी दोस्तों याद रखोगे, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो 2005 में स्थापित किया गया। इसके चेयरमैन जो है वो पी गोपी कृष्णा है, पी गोपी कृष्णा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? धारवाड़ में। धारवाड़ कहां पे है दोस्तों? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरी ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल है मतलब 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। एक्सरसाइज का नाम है सिटमैक्स 21, और ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? तो इसमें हिंट आपका छिपा हुआ था ट्राइलेटरल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज जो सिटमैक्स है ये 2019 में स्टार्ट हुई थी, और इसका पहला एडिशन एक कंट्री ने होस्ट किया, वो इंडिया ने होस्ट किया।
दूसरा एडिशन जो है वो आप कह सकते हो सिंगापुर ने होस्ट किया, और तीसरा एडिशन जो है वो होस्ट कर रहा है थाईलैंड। तो पता लग रहा है कौन सी 3 कंट्रीज के बीच में है, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडिया के बीच में। श्रीलंका नहीं आएगा आंसर, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे डी होगा। तो सिट से भी आप याद रख सकते हो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, इससे भी आप याद रख सकते हो। मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, दोनों आप कह सकते हो तीनों कंट्रीज की आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो सके, टेक्नोलॉजी शेयर हो सके, रिलेशन इंप्रूव हो सके, उसके लिए एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें याद रखोगे ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है, पोर्ट ब्लेयर में हुई है। कहां पे हुई है, मतलब पोर्ट ब्लेयर भी नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्टली ये इंडिया ने होस्ट नहीं की, तो आप कहोगे इसको अंडमान सी, पोर्ट ब्लेयर नहीं कहोगे, अंडमान सी कहोगे। क्योंकि जब 2019 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था, तो ये एक्सरसाइज जो है वो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, तब आप पोर्ट ब्लेयर लिख सकते हो क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था। दूसरी सिंगापुर ने होस्ट किया था, तो उस साइड पे ये एक्सरसाइज हुई थी। तीसरी जो है वो थाईलैंड होस्ट कर रहा है। तो आपने याद रखना, कई बार एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट लेवल पे होस्टिंग कंट्री पूछ लेता है। तो रॉयल थाई नेवी जो कि किससे बिलोंग करती है, थाईलैंड से बिलोंग करती है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे, एडमिरल करमबीर सिंह। तो याद रखोगे करमबीर सिंह, जो कि 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। और फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नए कौन बनेंगे। फटाफट, मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं, आर से उनका नाम स्टार्ट होता है। फटाफट मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वेलफेयर स्कीम को लॉन्च किया है, 2 किया है बेसिकली। एक राशन आपके ग्राम, एक है सिक्कल सेल मिशन। सिक्कल सेल मिशन जो होमोग्लोबिन की कमी के कारण जो हमारे पास जो है, या होमोग्लोबिन नहीं बनता तो उसके कारण जो हमारे पास बीमारी आती है, तो उसको हम कहते हैं सिक्कल सेल के, मतलब उसके थ्रू जो है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो सिक्कल सेल मिशन जो होमोग्लोबिन की बीमारियां, उसको किस तरह से लोगों को अवेयर करना है कि आप जो है वो जागरूक रहें और किस तरह से इसका इलाज हो सकता है। एक राशन आपके ग्राम, मतलब गांव में राशन जो है वो दिया जाएगा। ये दोनों स्कीम्स मध्य प्रदेश सरकार की हैं, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राशन आपके द्वार, तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। इसका मेन मकसद ही ये है कि जो हर महीने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन जो है वो दिया जाता है, वो जनजातीय कम्युनिटी को मिल सके, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन तक पहुंचाया जा सके, उनके गांव में पहुंचाया जा सके हर महीने। क्योंकि वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां पे राशन शॉप्स भी कम है, तो वो खोल के जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी तक ये पहुंचाया जा सके हर महीने। तो उसके लिए ये स्टार्ट किया गया हमारे पास, कौन सा, राशन आपके ग्राम स्कीम। तो ये आपने याद रखना है, किसके लिए है, जनजातीय कम्युनिटी के लिए है, ये याद रखोगे। एक है सिक्कल सेल मिशन, जो कि होमोग्लोबिनोपैथी मिशन आप कह सकते हो। जो वो पेशेंट जो कि सिक्कल सेल से पीड़ित हैं, लाइक अनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या होमोग्लोबिन नहीं बन रहा है आप कह सकते हो, उससे पीड़ित हैं, तो उनको लोगों को अवेयर करना कि इस तरह की बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे आप शिवराज चौहान का चेहरा देख सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो सिक्कल सेल होमोग्लोबिनोपैथी जो है, जो सिक्कल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया या और होमोग्लोबिनोपैथीज जो कि बीमारियां हैं, उसको लोगों को अवेयर करना ताकि वो बीमारियां जो है वो ठीक हो सके। और मोदी जी ने ये भी साथ में फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, एक नींव पत्थर रख दिया है कि वो 50 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे। 3 बातें बताऊंगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, जो आपको हर पेपर में काम आएंगी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 1997-98 में स्टार्ट किए गए थे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जनजातीय कम्युनिटी के लिए फिर से। तीसरी बात कि ये 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो है उन विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या है अब ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब रहने वाले जो एजुकेशन स्कूल्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लिए, ताकि वो वहीं पे रह सकें, वहीं पे खा सकें, वहीं पे पढ़ सकें। और ये रिमोट एरियाज में खोले जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए। 97-98 में खोले गए थे, और 50 नए खोले जाएंगे, ये आपने याद रखना है। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो भोपाल के अंदर खोल दिया गया है, तो ये याद रखना है। ये पहले जाना जाता था हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से, लेकिन अब इसका नाम ही चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया गया, रानी कमलावती रख दिया गया। कमलापति जो है वो कौन थी, ये गौंड ट्राइब की क्वीन थी, तो याद रखना है रानी कमलापति, तो इस नाम से जाना जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क, जो कि फ्रीडम फाइटर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाएगा, वो रांची झारखंड में खोल दिया। तो आपने जगह याद रखनी है कहां पे खोला गया है, रांची के अंदर। और भगवान बिरसा मुंडा इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर 15 नवंबर को हम जो है वो बिरसा मुंडा डे जो है वो सेलिब्रेट किया करेंगे। मतलब आप कह सकते हो जनजातीय गौरव दिवस के नाम से इसको मनाया जाएगा, या ट्राइबल गौरव दिवस के नाम से मनाया जाएगा। 2021 में पहली बार इसको मनाया गया, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भगवान बिरसा मुंडा की, तो उनके नाम से इनको मनाया जाएगा। तो ये 3-4 बातें बेसिकली आपने याद रखनी है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और मध्य प्रदेश के बारे में याद रखें, चीफ मिनिस्टर जो है वो शिवराज चौहान है, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं छगन भाई मगन भाई पटेल।
छगन भाई मंगू भाई पटेल, तो ये यहाँ के गवर्नर हैं। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है, पता होना चाहिए आपको। सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में 526, दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक का 524 है। और इसी तरह से आप याद रखोगे यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना। यहीं पे आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का। और पन्ना के साथ साथ आप याद रखोगे सतपुरा, सतपुरा टाइगर रिजर्व, शिवपुरी नेशनल पार्क बहुत फेमस, कान्हा टाइगर रिजर्व अगेन बहुत फेमस, और बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है। और क्योंकि सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का है एरिया वाइज। नेक्स्ट आते हैं, किसको यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो इंडिया के अंदर अपॉइंट किया गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ अपॉइंटमेंट को याद रखना है, उतना ही क्वेश्चन याद कर ले जितना स्लाइड में लिखा हुआ है। ये यूएसए से एक बंदा, कौन है, शॉम्बी शार्प, तो नाम याद रखेंगे। शॉम्बी शार्प एक यूनिक सा नाम है, याद भी रख सकते हो। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एक्सपर्ट हैं, किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है। तो ये इंडिया में ही रहेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपॉइंट किए गए, जो उनके सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से अपॉइंट जो है वो इनको किया गया है। तो इसलिए नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। तो इनका काम क्या होगा, ये यूनाइटेड नेशन की जो टीम है जो इंडिया के अंदर है उसको लीड करेंगे, और इंडिया का जो कोविड-19 को लेकर रिस्पॉन्स है उसको प्लान करेंगे कि किस तरह से इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि पीछे छूट गए हैं अब कोविड-19 के कारण, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाए पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से, तो हमने उसको किस तरह से पटरी पे लेके आना है। तो उसको ध्यान में कौन लेके आएगा, यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शॉम्बी शार्प जो है वो अपॉइंट इसी काम के लिए किए गए हैं। इससे पहले ये यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेटर जो अर्मेनिया के अंदर भी रह चुके हैं, अब इंडिया के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है। तो उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रोजेक्ट को किस तरह से हमने इंप्लीमेंट करना है। और साथ में याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आपको पता ही है कि 24 अक्टूबर को बनाया गया था, तो 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1944 में। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, और इसकी मेंबर कंट्रीज 193 हैं, याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। और एक बात और याद रखना है, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन में, टीएस त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप इसमें एक नाम देख रहे हो, रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास को रिसेंटली अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी 2021 से लेकर 25 तक इनको अपॉइंट किया गया। ऐसे सी विजय कुमार, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं HCL टेक्नोलॉजी के, HCL के। विनय प्रकाश, जब ये ट्विटर का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ जो है वो थोड़ी सी भिड़ंत हो गई थी, तो ट्विटर ने अपना एक बंदा जो है वो इंडिया में अपॉइंट कर दिया कि इंडिया में ही रहेगा और सारी ग्रीवियंसेस देखेगा, जिसको नाम दिया गया रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, मतलब शिकायतें सुनेगा जो ट्विटर से लोगों की हैं। रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ ट्विटर इंडिया में अपॉइंट किया गया, विनय प्रकाश, याद रख सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे सी विजय कुमार और रश्मि रंजन दास तो हैं ही हैं। तो यहाँ पे आप शोम्बी शार्प का फोटो देख सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा कहां से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। नेक्स्ट, किसने लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस ट्रेडिंग टू डू ट्रेड इन स्टॉक्स। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई शेयर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, बोले और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इवन इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है पेटीएम मनी का, तो आप पेटीएम भी लगा सकते हैं, या ऑप्शन के अंदर आपको क्या होगा, पेटीएम मनी होगा। तो याद रखना है पेटीएम मनी जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है, किसकी है, पेटीएम की। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो है वो आप बोल के कोई भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन जो है वो जान सकते हो, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो चल पड़ी है। तो मतलब आप कह सकते हो ह्यूमन ब्रेन से मैच करने की कोशिश जो है वो बेसिकली हो रही है। तो उसके थ्रू आप कह सकते हो 4-5 कदम जो है वो आप ट्रेडिंग में और आगे निकल गए हो, इस तरह की जो है वो चीज़ें लॉन्च करके ट्रेडिंग के अंदर। तो पेटीएम मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपना आईपीओ भी जो है वो क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो आईपीओ निकालेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेटीएम मनी। और पेटीएम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी की तरफ से पेटीएम मनी जो है, पेटीएम की बात नहीं करो, पेटीएम मनी की बात करो, सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं ये, और इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वरुण श्रीधर हैं, वरुण श्रीधर। और ऑपरेशनल हेड ऑफिस इनका कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, याद रखना है। मैं विजय शेखर शर्मा की बात नहीं कर रहा, वो पेटीएम की बात हो रही है, यहाँ पे पेटीएम मनी की बात हो रही है, तो वरुण श्रीधर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम मनी लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग। तो इससे क्या होगा कि आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सब बता चुका हूँ। नई तरह की टेक्नोलॉजी है,
ये जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आप बोलते हो उसको जांचता है और उसी टाइम पे प्रोसेस कर देता है। यही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं एक बुक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शटलर्स फ्लिक। शटल मतलब किसको कहते हैं, हिंदी में हम चीड़ी कह देते हैं उसको, जो चिड़ी बल्ला होता है, हम जनरली उसको ये कहते हैं। तो शटलर फ्लिक, शटलर फ्लिक मतलब शटल की बात हो रही है, तो मतलब मैं बात कौन सी गेम की कर रहा हूँ, बैडमिंटन की। लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे प्लेयर बैडमिंटन के मिलेंगे ऑप्शन में। तो मेकिंग एवरी मैच काउंट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। तो वैसे ये दो ने लिखी है, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी एक बंदे की है और वो बहुत ही फेमस बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं और उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद कहां से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये बुक अकेले पुलेला गोपीचंद ने लिखी, चाहे उनकी ऑटोबायोग्राफी है, साथ में प्रिया कुमार ने भी लिखी है। तो आप ये बहुत ही सुंदर सा कवर पेज देख सकते हो, कितनी सुंदर तस्वीर है पुलेला गोपीचंद की, और कहां से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, और ये प्रिया कुमार ने साथ में मिलकर जो है इस बुक को लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं, आप कह सकते हो बैडमिंटन के। इवन उनके लाइफ एक्सपीरियंस और किस तरह से पुलेला गोपीचंद ने सक्सेस हासिल की बैडमिंटन के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। और इंडियन जो हमारे नेशनल टीम है, आप कह सकते हो पूरी की पूरी नेशनल कोच रह चुके हैं इंडियन बैडमिंटन टीम के पुलेला गोपीचंद। तो बहुत से प्लेयर्स को इन्होंने ट्रेन किया है। और एक खास बात इनकी बताता हूँ, ऑल इंग्लैंड, याद रखना है जो मैं बात बता रहा हूँ, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इन्होंने 2001 के अंदर जीती थी। और ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है। पहले हैं प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के फादर, तो उन्होंने जीती थी, लेकिन ये दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता। तो याद रखना है पुलेला गोपीचंद। नाम क्या है, शटलर फ्लिक, शटलर फ्लिक। दोबारा दोबारा बोल रहा हूं ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए और आपके दिमाग में चला जाए। इंडिया का पहला फूड म्यूजियम जो है वो लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट में। अब देखो यार, फूड म्यूजियम है तो मतलब फूड के बारे में जानकारी देगा। आप कह सकते हो इंडस वैली से लेके या उससे भी पहले का जो टाइम है, किस तरह से फूड की जो है वो शुरुआत हुई, किस तरह से वो आग को जलाना सीखे, फूड को पकाना सीखे। पहले कच्चा खाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा पकाना स्टार्ट किया, फिर किस तरह से वो उन्होंने फिर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी साइड लाइन्स बताई। और केवल इंडिया की नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल के उन्होंने फूड मतलब ये खाने के आविष्कार के बारे में बताया कि कैसे हम पहले खाते थे, अब कैसे खाते हैं, तो सारा बताया हुआ है। और ये कहाँ पे खोल रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर खोल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। और तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है थंजावुर। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी याद रखना है थंजावुर, थंजावुर याद रखना है। थंजावुर क्या है, कल्चरल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ऑफ तमिलनाडु, ये भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे खोला गया, एग्जामिनर आपको जगह पूछ सकता है एग्जैक्टली। तो तमिलनाडु के अंदर खोला गया है, आप देख सकते हो फर्स्ट फूड म्यूजियम। तो ये म्यूजियम जो है वो इंडियन फूड एवोल्यूशन के बारे में बताएगा कि आप कह सकते हो किस तरह से पहले जानवर को मार के शिकार करके खाते थे, फिर एग्रीकल्चर सेटल्ड हो गया, लोग एक जगह पे रहने लग गए। 11 से लेके 5 बजे तक ये खुला रहेगा। इसके अंदर आप जाके देख सकते हो हमारे सारा का सारा फूड सिस्टम। और ये एंशियंट ग्रेन स्टोरेज, जैसे आपको पता है कि इंडस वैली में जो है बड़े बड़े अनाज भंडार होते थे, ठीक है, उसमें किस तरह से अनाज रखा जाता था, आज किस तरह का सिस्टम है, और अब भी स्टोरेज की दिक्कत आ रही है। और किस तरह से एफसीआई की जर्नी रही है कि हमारे पास एक भी गोडाउन नहीं था, हमने स्कूल्स में अनाज रखा था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। आज हमारे पास बहुत से गोडाउन हैं और जिसमें हम अनाज रखते हैं, लेकिन आज भी शॉर्टेज है। तो ये सारा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी बताया हुआ है। और इस म्यूजियम को तैयार करने में 1.1 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किए गए हैं। और ये थंजावुर में खोला गया, जो कि कल्चरल कैपिटल है तमिलनाडु की। और इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर का पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10 म्यूजियम खोलेंगे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड, जैसे बिरसा मुंडा म्यूजियम है ना, मैंने अभी बताया रांची में खोला गया। तो इस तरह के म्यूजियम जो है वो 10 खोले जाएंगे, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको याद किया जा सके। और तमिलनाडु के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ के एम के स्टालिन, याद रख सकते हो। और गवर्नर जो है वो RN रवि हैं, जो कि पहले नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन अभी जो हैं वो तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु के थे वो पंजाब के बन चुके हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके पास। 18 में से 3 बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, जैसे कि आप देख सकते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी। आपको गल्फ ऑफ मन्नार मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार। एक आपको मिल जाएगा अगस्त्यार मलाई, अगस्त्यार मलाई। तो अगस्त्यार जो है वो अकेला तमिलनाडु में नहीं है, केरला में भी है। नीलगिरी अकेला तमिलनाडु में, केरला और कर्नाटका के साथ टच करता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च्ड 41st इंडियन एक्सपीडिशन, साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू, मतलब कहाँ पे ये एक्सपीडिशन गई है, हमारा शिप जो है वो 41st
नंबर का हमने भेजा है, कहाँ पे भेजा है ताकि वहां पे रिसर्च हो सके, ये भेजा है अंटार्कटिका में। और टोटल कितने लोगों को भेजा है? 48 मेंबर्स की एक टीम जो है वो वहां पे भेजी गई है। तो इससे पहले 40th मिशन जो है वो भेजा गया था। जो 40th मिशन भेजा गया था उसमें आप कह सकते हो बहुत से लोग जो है वो साथ में भेजे गए थे, और 40th मिशन वाले अब वापिस आ जाएंगे, वो तो वापिस आ जाएंगे, और 48 जो है वो वहां पे रह जाएंगे। मतलब जो पुराने वाले वहां पे बैठे हैं उनको ले आएगा ये शिप, और ये खुद जो अभी जाएंगे ये छोड़ आ जाएंगे। क्या करेंगे वहां पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो अंटार्कटिका में रिसर्च कैसे करेंगे? हमारे स्टेशन है भाई वहां पे, जहां पे वो रिसर्च करेंगे। कौन कौन से स्टेशन है हमारे? वहां पे 3 स्टेशन है दोस्तों, याद रखना है। एक है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। एक है हमारे पास मैत्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है हमारे पास भारती। याद रखोगे। दक्षिण गंगोत्री पहला था, ये 1983 में बनाया गया था। ये 1988 में बनाया गया मैत्री। भारती जो है वो 2012 में बनाया गया। दक्षिण गंगोत्री अभी काम में नहीं है, हम इसको काम में नहीं लेते। 2 जो है वो भी वर्किंग कंडीशन में है, ये याद रख सकते हो आप। तो इंडिया का 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में गया। 2 चीजों के ऊपर फोकस करेगा। जो एक बर्फ की पूरी शेल्फ है भारतीय स्टेशन में, उसकी जांच करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा, और एक ड्रिलिंग करेगा 500 मीटर की जो है वो बर्फ की एक आप कह सकते हो कि शेल्फ है पानी के ऊपर, तो उसको तोड़ेगा, उसको ड्रिल करेगा मैत्री स्टेशन के ऊपर। तो जांच की जाएगी, सर्वे किए जाएंगे इसके ऊपर। तो आप याद रख सकते हो। भारतीय स्टेशन के बारे में बता चुका हूँ, लेटेस्ट है 2012 में। मैत्री में बात कर चुका हूँ, 1988 में इसको बनाया गया था। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो है वो मेन जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। ये इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, जितने भी आर्कटिक में होते हैं वो यहीं करते हैं, अंटार्कटिक में तो यहीं करते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। और दोस्तों इसमें एक बात और याद रखनी है आपने, कि जो भी ये हम अंटार्कटिका में मिशन लॉन्च कर रहे हैं, ये सारे के सारे वहां पे जो हमारे स्टेशन है वहां पे जाके ये रुकेंगे, रिसर्च करेंगे। फिर जो 42nd वाला होगा फिर ये वापस ले आएगा उनको और अपने नए छोड़ आएगा। तो ये मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, खास करके स्टेट पीएससी के जो स्टूडेंट है उनको याद रहना चाहिए। और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट, और खास करके आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ही रहते हैं जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज शक्ति, जो है वो एक बाईइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में सिर्फ एक बार होती है। और ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है कौन सी? 2 कंट्रीज की, इंडिया और कौन सी कंट्री की है? तो ये दोस्तों एक्सरसाइज शक्ति हुई फ्रांस के साथ। याद रखना है इस बार जो है वो ये कौन सा एडिशन था? ये था 6th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। कहां पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। और कौन सी जगह पे हुआ? बहुत ही फेमस पोर्ट आइलैंड है, मतलब एक बंदरगाह है वहां पे, फ्रेजूस या फ्रेजस भी बोल सकते हो इसको। कहां पे है ये? फ्रांस के अंदर। वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि कहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। तो अल्टरनेटिवली ये एक्सरसाइज होती है, इससे पहले ये इंडिया ने होस्ट की थी, मतलब इंडिया में हुई थी। अब ये एक्सरसाइज जो है वो कहां पे हो रही है? अब ये हो रही है फ्रांस के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया फ्रांस की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शक्ति जो है वो यहाँ पे हुई। तो दोनों कंट्रीज में आपस में आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ को मजबूत करना, एक दूसरे को जानना, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, उसमें जो है वो आपस में हम क्या बनाते हैं? अपनी कोलैबोरेशन बनाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हम क्या करते हैं? आपस में मजबूत करते हैं। और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, तो इसमें आर्मी की एक प्लेटून ने पार्टिसिपेट किया है और उसका नाम है गोरखा राइफल्स। तो याद रखोगे, गोरखा राइफल्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और एक बात और याद रखनी है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 एक्सरसाइजेस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता लग गया शक्ति, कौन सी? शक्ति। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो आर्मी की है, अभी बता के तो गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया। एक होती है वरुणा, याद रखोगे, वरुणा एक्सरसाइज जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है। और एक है हमारे पास गरुड़। गरुड़ मतलब पंछी से याद रख सकते हो, गरुड़ पंछी, भगवान विष्णु की सवारी। गरुड़ जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और एक बात और याद रखनी है कि नेवी के जो चीफ हैं वो करमबीर सिंह है, मैं आपको बता चुका हूं। और अभी जो पॉइंट किए गए चलो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चे नहीं बताएंगे। तो जो अभी आर हरी कुमार हैं, आर हरी कुमार, ये जो है वो हमारे नए क्या होंगे? ये हमारे होंगे नए नेवल स्टाफ के, मतलब चीफ होंगे पूरे नेवी के। आर हरी कुमार जो कि अभी वाइस एडमिरल हैं, ये एडमिरल बन जाएंगे 30 नवंबर को। 30 नवंबर को क्यों? क्योंकि करमबीर सिंह रिटायर हो रहे हैं, करमबीर सिंह रिटायर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो याद रख सकते हो आराम से। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड स्वावलंबन चैलेंज फंड जो है वो ग्रीन भारत बेस्ड है, और ये किसने लॉन्च किया है? ग्रीन भारत मतलब हमने इन्वायरमेंट के ऊपर इसमें फोकस करेंगे, और जो पैसा दिया जाएगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा, उन सेक्टर्स में लगाया जाएगा जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम करेंगी। और ये आंसर क्या होगा इसका? सिडबी होगा, सी आंसर होगा। मतलब आप कह सकते हो
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने एक सेकंड विंडो लॉन्च की है स्वावलंबन चैलेंज फंड की, जो कि ग्रीन भारत के बेस पे होगी, इन्वायरमेंट के ऊपर होगी। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट फंड, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा ये फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को कह सकते हो आप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट का जो गैप है उसको कम कर रहे हैं। क्योंकि COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th मीटिंग हमारी हुई है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लासगो के अंदर हुई है, उसमें इंडिया ने कहा है और बहुत सी कंट्री साथ में हैं कि हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे 2070 तक। तो उसी के ऊपर फोकस कर रहा है ये स्वावलंबन चैलेंज फंड, जो दूसरा स्टार्ट होगा। और ये जो है वो इसी 2070 में हमने नेट जीरो एमिशन कर देनी है, मतलब जितना कार्बन छोड़ेंगे उतना खत्म भी कर देंगे एनवायरनमेंट में। इसलिए मेन थीम जो है वो किसके बेस पे है, ग्रीन भारत। और इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उनको 20 लाख रुपए तक का पैसा दिया जाएगा, जो स्केल अप में है मतलब अगली स्टेज पे है उनको 35 लाख तक का दिया जा सकता है। तो इस तरह से पैसा स्वावलंबन फंड के अंदर दिया जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है मेन काम जो होगा वो किसके ऊपर होगा, ग्रीन, क्लीन और एफिशिएंट क्लाइमेट जो है वो बन सके उसके ऊपर काम होगा। और पहला स्वावलंबन चैलेंज फंड जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया था अगस्त में, लेकिन उसमें लक्ष्य क्या रखा गया, तो उसका थीम क्या था कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है, मतलब स्टार्टअप्स को पैसा देना है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है वो बढ़ाना है। और सिडबी के बारे में याद रख सकते हो, सिडबी की स्थापना जो है वो 1990s में हुई थी, लेकिन आपने याद रखना है कि इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एस रमनन। एस रमनन, आप पूरा भी याद रख सको, शिवा सुब्रमण्यम रामनन। हेडक्वार्टर कहां पे है, लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेशन वाइड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, आप याद रख सकते हो इसको, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है, ताकि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरी फार्मर से जुड़े हुए लोग उनको भी किसान क्रेडिट दिया जा सके। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो 1998 में शुरुआत की गई थी इसकी, ताकि ये आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से और साथ में नाबार्ड के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका लक्ष्य यही था कि जो किसान कर्जे में हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने कर्जे का जो लोन है वो वापस कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके उसको फिर बाद में वापस कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का ही रिजल्ट है कि ये अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब वो लक्ष्य जो है वो अब आप कह सकते हो कि और बढ़ा दिया गया है। अब उसका दायरा ओनली किसान नहीं रहेंगे, उसमें अब एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन से जुड़े हुए किसान हैं, डेयरी सेक्टर से हैं, जो मतलब आप कह सकते हो कि ये जितना भी पशु पालते हैं तो वो डेयरी का काम करते हैं साथ में, तो वो भी होंगे। और फिशरी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और इसमें लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इसका कैंपेन चलाया जा रहा है 3 महीने का, जो कि 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी के बीच में चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा जा सके। और 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 3 महीने के अंदर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आप कह सकते हो हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी का लक्ष्य है। और इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं परषोत्तम रुपाला। कौन है, परषोत्तम रुपाला, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गुजरात, राज्यसभा के मेंबर है ये। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कौन सा बैंक और पीवीआर आपको पता है एक सिनेमा चेन है, उन्होंने मिलकर एक लॉन्च किया है फर्स्ट को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड, जिसका नाम रखा है कोटक पीवीआर मूवी डेबिट कार्ड। देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा कर दिया है ताकि आपको सोचना भी ना पड़े। तो इसका मतलब बैंक कौन सा होगा, कोटक महिंद्रा बैंक होगा। ये पहली बार हो रहा है कि किसी ऐसी कंपनी के साथ जो कि सिनेमा से जुड़ी हुई है, मल्टी चेन ऑपरेटर के साथ इन्होंने टाई अप किया है। और ये फर्स्ट को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड है जिसका नाम है कोटक पीवीआर मूवी डेबिट कार्ड। और इसमें आपको अगर बुक करवाते हो टिकट्स इस डेबिट कार्ड के अंदर, या कुछ और शॉपिंग्स करते हो, तो आपको वाउचर्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। और आप चाहे पीवीआर में कर रहे हो चाहे आउटसाइड पीवीआर कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट जो है वो यहाँ पे जरूर मिलेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में याद रखना है, एज ए बैंकिंग इन्होंने 2003 में शुरुआत की। उदय कोटक जो है वो करंटली इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। मनी इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, बहुत ही गुंजलदार चीज है ये मनी, लेकिन ये कहते हैं कि हम उसको सिंपल कर देंगे, और ये बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब जो गवर्नमेंट है वो करियर पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें और करियर गाइडेंस जो है वो जान सकते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। तो क्योंकि पंजाब में ये जाना गया है कि मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि आगे हमारे लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा।
तो ये करियर पोर्टल के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह का करियर जो है वो आगे चुन सकते हो, स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, इवन प्रोफेशनल्स को भी, कि किस तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी और किस तरह से आपने जो है वो आगे अपनी लाइन को चूज करना है ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आगे मिल सके। और ये स्टार्ट किया पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर जो है प्रगट सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो पंजाब में इलेक्शन है अभी 2022 में, यूपी में इलेक्शन है 2022 में, और आपको पता है कि इसी तरह से हम जो है वो काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सब लोग जो है वो एम्प्लॉयड हो जाए और सब लोग जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहोगे तो इसका मतलब आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पंजाब ने इस पोर्टल को लॉन्च किसकी हेल्प से किया है? यूनिसेफ की हेल्प से किया है, ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, याद रख सकते हो, उनकी हेल्प से इसको लॉन्च किया है। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको पता है चरणजीत सिंह चन्नी जी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहाँ के गवर्नर जो हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? आरबीआई ने इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जो है वो एनबीएफसीज के लिए जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें देखो ध्यान से सुनना जो बैंकिंग के स्टूडेंट है, एनबीएफसीज दो तरह की, एक तो जो डिपॉजिट लेती हैं, एक जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब जो डिपॉजिट नहीं लेती। तो जो डिपॉजिट लेती हैं जो हमारे पास एनबीएफसीज हैं, अगर उनकी 10 या 10 से ज्यादा ब्रांचेज हैं तो उनको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, एनडीटी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, तो उनका अगर एसेट साइज 5,000 करोड़ का है या उससे ज्यादा का है तो उनको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। और ये आरबीआई ने ये गाइडलाइंस जो है वो दी है। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉकचेन फीडर फंड जो है उसको परमिशन मिल गई है सेबी की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंपनी है इन्वेस्को इंडिया। तो ये आयरलैंड का जो आप कह सकते हो ब्लॉकचेन फंड है, जिसको हम कहते हैं ईटीएफ फंड, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, फंड ऑफ फंड, उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप कह सकते हो कि आपको ग्लोबल लेवल पे जो है वो एक्सपोजर मिलेगा कि आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जो बनाती हैं कंपनीज उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेबी के बारे में याद रखना है 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना, वैसे 1988 में इसको ओपन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, अजय त्यागी जो है वो इसके हेड हैं। कर्नाटका बैंक ने कैंपेन लॉन्च किया है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कैंपेन, और कर्नाटका बैंक का एक अकाउंट केबीएल करंट अकाउंट जो कि प्रीमियम स्कीम है वो भी साथ में जो है वो लॉन्च किया और उसको लोगों को प्रमोट करेंगे। उसमें लोगों को बताया जाएगा इस स्कीम के तहत कि अगर आप नया करंट अकाउंट ओपन करते हो और उसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 तक रख लेते हो तो आपको प्रीमियम फैसिलिटीज जो हैं वो कर्नाटका बैंक की मिलेंगी। और कर्नाटका बैंक की स्थापना 1924 में की गई थी। मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका में। महाबलेश्वरा एमएस जो है वो इसके हेड है, मतलब एमडी और सीईओ हैं। और टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑन 16 नवंबर। अब 16 नवंबर को ही क्यों किया है? क्योंकि यूनेस्को ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। यूनेस्को ने बहुत सी कंट्री से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। वो क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेंस, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, ताकि शांति बनी रहे हर कंट्री के अंदर। और 1995 एक ऐसा साल भी है जिसमें महात्मा गांधी जी की हम जन्म तिथि मना रहे थे 125वीं, तो जिसके कारण 1995 में ये डिक्लेयर किया गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है वो 16 नवंबर को मनाया करेंगे। और यूनेस्को का दिन है, यूनेस्को के बारे में याद रखोगे, पेरिस हेडक्वार्टर है, फ्रांस, डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया। नेशनल प्रेस डे का मतलब यही है कि प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रेस, ताकि किसी के दबाव में काम न करे, क्योंकि ये 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और ये 16 नवंबर को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 16 नवंबर को हुई थी 1966 में। और पहले चेयरमैन कौन बने थे इसके? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन बने थे उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जे आर मुदोलकर। ये पहले जो है वो इसके चेयरमैन थे। आजकल चेयरमैन कौन है इनके? आजकल हैं जस्टिस चंद्रमौली कुमार। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न वीक जो है वो 15 से लेकर 21 नवंबर तक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हो कि नए जो बच्चे पैदा होते हैं, तो नव जन्म जब बच्चे का होता है तो उस टाइम पे हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ये जागरूक करता है। और इसका थीम क्या है? सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केस, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न, कि उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए,
और उसको अच्छे तरीके से जो है वो आगे हमने जो चीज़ें सिखानी है, अच्छे से नर्चर करना है उसको, तो वो उसका बर्थ राइट है, न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ राइट है, तो ये उसको करता है। लेकिन फिर भी इसको एक बार पढ़ लें, अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं। 16 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड इन चेन्नई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मणिपाल के अंदर है, मतलब कर्नाटका में है, आप याद रख सकते हो। और आईडीबीआई का मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में है। तो इसका मतलब आंसर तो सिंपल हो गया, क्या है? डी होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपको पता है कि इंडिया में कहीं भी पैसे को ट्रांसफर करना है 24/7 तो आप कर सकते हो आराम से। इसकी मैक्सिमम लिमिट आपने बतानी है कितनी है, और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, रिसेंटली चेंज की गई है वो, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डाला गया है। तो याद रखना है, वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो ऑन टाइम मिल सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है, इसी से आगे बढ़ोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।